हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं राहुल सर। दोस्तों कई बच्चों की, कई लोगों की डिमांड आ रही थी और मुझे भी दोस्तों एक चिंता थी कि आपके जो एग्ज़ाम है ना वो नज़दीक आ गए हैं और मैंने अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराए। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव करेंगे और एग्ज़ाम जो है ना दोस्तों हमारा आर पार बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। 12th केमिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव है। 12th केमिस्ट्री के लिए दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव जो हैं ये ऑब्जेक्टिव हमारे चैप्टर 2 से 4 तक सभी, बिल्कुल 2 से 4 तक के सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 2 से चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 4 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें है ना, जिसमें सही विकल्प होंगे, सही जोड़ियां होंगी, है ना, इसमें रिक्त स्थान होंगे, है ना, और इसमें एक वाक्य में आंसर, मतलब बिल्कुल सभी क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों आपको बता देता हूं, आपके एग्ज़ाम में जो है ना 28 मार्क्स के एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, और अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, तो इनमें जो 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात जो है ना हर एग्ज़ाम में आते हैं। सीधी सी बात कहें तो ऑब्जेक्टिव हर एग्ज़ाम में आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों बहुत वेरी आईएमपी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 से 4 तक के सभी ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। मैं प्रत्येक ऑब्जेक्ट को समझा के आपको समझाऊंगा एक एक ऑब्जेक्ट को। इसके बाद में धीरे धीरे से एक एक ऑब्जेक्ट को समझाते हुए आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि कोई चीज़ जब हम समझ के करते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप बिना लाइक किए ही वीडियो पूरा देख लेते हैं और लाइक करते ही नहीं हैं। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो है ना सबसे पहले हम जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 के जो है ना ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव पे दोस्तों हम बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। हमारे क्या हैं, चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव हैं। चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव हैं, मीन्स चैप्टर नंबर 2 हमारा जो क्या है, विलियन है। तो दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारा विलियन। क्या है भाई, विलियन है। और आपको दोस्तों ये बता देते हैं, जो सारे ऑब्जेक्टिव जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास दोस्तों जो पहला ऑब्जेक्टिव है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है किस, यहाँ पर बोला है किस जलीय विलयन का जो क्वथनांक है वो उच्चतम होता है। दोस्तों क्वथनांक जो है ना उच्चतम होता है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, क्वथनांक दोस्तों वो अणु भार पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अणु भार पे। किस पे डिपेंड करता है भाई, अणु भार पे। अब आप यहाँ पर ये जो आपको जितने भी ये यौगिक देख रहे हैं, इन यौगिकों में जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका जो क्वथनांक होगा वो ज़्यादा होगा। जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका जो क्वथनांक है मेरे भाई वो ज़्यादा होगा। जिसका भी अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनमें ऑब्जेक्टों में देखें तो यहाँ पर जो Na2SO4 है, इसका क्वथनांक है ना, सॉरी, इसका जो अणुभार है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अणुभार है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा अणुभार है, आप खुद काउंट कर सकते हो। Na2SO4 तो Na का कितना होता है, 23 होता है। तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 46 हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो यहाँ से। तो Na2 का 46 हो जाएगा, S का 32 हो जाएगा, O का 16 होता है, तो 4 O का कितना हो जाएगा, 64, ठीक है।
तो आप क्या करिए 46, 32 और 64 जो है ना इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक मिलेगा मेरे भाई वो आपको इसका मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर जो है ना ये सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी क्वथनांक वाला क्वेश्चन मिले तो आप अणुभार से कंपेयर करना, जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमसे बोला है रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली है। आपसे पूछा है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो दोस्तों हमने आपको अर्धपारगम झिल्ली बताई थी, बहुत फेमस नाम है जिसका कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। इस कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है CuFeCN का होल 6, CuFeCN का होल 6, ये जो है ना कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र है। तो ये हमारी क्या है अर्धपारगम झिल्ली है। अगर बात करें कॉपर फेरिसाइनाइड तो ये होता ही नहीं है, कॉपर सल्फेट ये होता ही नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड ये होता ही नहीं है। तो हमारी जो झिल्ली वो क्या है कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है ना, चलो आगे बात कर लो अगले हमारे क्वेश्चन पे। और अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्या है देख लो एक बार, गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम दिया। गैसों की जो द्रव्य विलेयता है उसका नियम जो है ना वो किसने दिया था, तो आप खुद जानते हो गैसों की जो द्रव्य विलेयता है वो हेनरी महोदय ने बताई थी। किसने बताई थी, हेनरी महोदय में बताया गया था। ठीक है, और इन्होंने बोला था किसी जो गैस की जो द्रव्य विलेयता होती है वो दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है। मतलब यदि दाब बढ़ाएंगे तो जो गैस की द्रव्य विलेयता है वो बढ़ेगी और दाब घटाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता घटेगी। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो हेनरी है। क्या है भाई, हेनरी है। ठीक है, आप जल्दी से आप समझते जाओ एक एक ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ते जाओ। अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। देखो दोस्तों अणु संख्या गुणधर्म 4 ही है। पहला है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, क्लियर है। दूसरा हमारा अणु संख्या गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, चौथा है परासरण दाब। तो देखो हिमांक में अवनमन भी है, क्वथनांक में उन्नयन भी है, परासरण दाब भी है। अब हमारा कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ से जो वाष्प दाब जो दिख रहा है ये नहीं है, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन होता तो हमारा अणु संख्या गुणधर्म होता केवल, लेकिन यहाँ पर वाष्प दाब है तो ये हमारा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। क्लियर, चलो नेक्स्ट है किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर, कोई द्रव है हमारे पास यदि उसमें अवाष्पशील विलेय घोल दें, कौन सा विलेय घोल दें, अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय जैसे जिसमें वाष्प नहीं बनती, जैसे हमारे पास नमक हुआ है ना NaCl, जैसे हमारे पास शक्कर हुआ, इनमें वाष्प नहीं बनती। जिनमें वाष्प नहीं बनती वो अवाष्पशील और जिनमें वाष्प बनती है वो वाष्पशील। जैसे हमारा दूध है, दूध को गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है, जल को गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है। तो जिनमें वाष्प बने वो वाष्पशील, जिनमें वाष्प ना बने वो अवाष्पशील। ठीक है, तो यहाँ पर तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेय घोलने पर कम होता है, क्या कम होता है, परासरण दाब कम होता है, आयतन कम होता है, क्वथनांक कम होता है या हिमांक कम होता है। तो आपको दोस्तों बता देते हैं क्वथनांक जो है ना बढ़ जाता है, परासरण दाब जो है ना बढ़ जाता है, आयतन जो है ना वो बढ़ जाता है। अब कम कौन होता है, तो कम दोस्तों केवल और केवल मात्र होता है हिमांक। क्या होता है, कम। तो ध्यान रखना है किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम हो जाता है, क्या हो जाता है वो कम, हिमांक हो जाता है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते जाओ दोस्तों। अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात कर लेते हैं। ये दोस्तों आंसर भी हैं इसके, ठीक है, बट आंसर आपको नहीं देखना, आपको एक एक चीज़ समझना है। ठीक है, चलो आगे बात कर लो दोस्तों। हमारे अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो अगला है हमारा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। दोस्तों आप ये बताओ विलायक में अब जब विलेय मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होती है, आपको पता है मोलरता प्राप्त होती है। लेकिन जब विलयन में विलेय मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है, मोलरता। जब विलयन में 1000 ml विलयन में हम विलेय मिलाते हैं, विलेय के मोलों की संख्या मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होती है, मोलरता। बट 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलरता। ये तो मैंने पूरा सब कुछ पढ़ाया है दोस्तों, टोटल आपको चीज़ें पढ़ाई हैं दोस्तों। एक बार वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी खिंच सकती है बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लो। आगे है हमारा दोस्तों पीतल है। अब इसने बोला है कि पीतल है, पीतल क्या है,
तो पीतल क्या है दोस्तों, तो पीतल आपका ठोस विलयन है, क्योंकि पीतल आपका ठोस होता है ना। अब बताओ पीतल क्या द्रव होता है, नहीं होता है ना। अब पीतल का जो विलयन बनाएंगे जल में, तो आपका वो कौन सा विलयन होगा, ठोसीय विलयन होगा। तो द्रवीय विलयन तो होगा नहीं, क्योंकि पीतल हमारा द्रव थोड़ी है, ठीक है। गैसीय विलयन होगा नहीं, ये सभी फिर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपका कौन सा विलयन है, पीतल ठोसीय विलयन, ठीक है। तो एक बार इनके सभी के करेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये है, सेकंड वाले का ये वाला है, थर्ड वाले का हेनरी नियम है, चौथे वाला जो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है वो ये वाला आंसर है ना, और पांचवें वाले का आंसर हिमांक है, छठवें वाले का मोललता और सातवें वाले का ये। एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं रिक्त स्थानों पे। तो रिक्त स्थान नंबर हमारा 1, रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 क्या है, खाली स्थान विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। खाली स्थान ताप पर खाली स्थान विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो दोस्तों मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो आपने विलयन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, विलयन, और सांद्रता के आधार पर जो विलयन है ना मेरे भाई, वो 5 प्रकार का होता था। कितने प्रकार का होता था, 5 प्रकार का, यही आपको पता है, 5 प्रकार का विलयन था। कौन कौन सा विलयन, तनु विलयन, जो आपका सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और तो इस टाइप से आपका जो है ना एक संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये 5 विलयन थे। तो इनमें दोस्तों आपका एक विलयन था संतृप्त विलयन, जो ऐसा विलयन था जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं मिला सकते। देखो मिलाने की बात तो यह है कि मिलाने के तो मिला सकते हैं, बट अगर मिला देंगे तो वो संतृप्त विलयन नहीं रहेगा, इसलिए आपको इसमें क्या भरना है, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन भरना है भाई, इसमें संतृप्त विलयन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपका जो पहला है इसमें क्या भर लेना है आपको, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। तो संतृप्त विलयन भर लेना पहले में, ठीक है। चलो आ जाओ सेकंड पे बात कर लेते हैं। विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। मतलब विलायक के प्रति, इसने क्या बोला है, विलायक के प्रति, किसके प्रति, विलायक। और आपको पता है विलायक जो है ना, इस विलायक में जब हम विलेय की मोलों की संख्या ढूंढते हैं तो वो क्या होती है, मोललता। तो इसमें जो भरना है आपको, वो क्या भरना है, इसमें जो आपका सेकंड वाला है इसमें आपको क्या भरना है, मोललता भरना है भाई। क्या भरना है आपको भाई, मोललता भरना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है कि सेकंड वाले का जो सही आंसर है वो आपका क्या है, मोललता है। क्या है भाई, मोललता है, ठीक है ना, सेकंड वाले का मोललता, ठीक है। थर्ड वाला, अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलेय कणों की संख्या पर। देखो अणु संख्या गुणधर्म है, आपको हम पहले बता चुके हैं, जो अणु संख्या गुणधर्म है ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके पे निर्भर करते हैं भाई, विलेय के कणों की संख्या पे। तो थर्ड वाला जो है ना क्या आएगा, अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलेय, यहाँ पर क्या भरना है आपको, विलेय भरना है। यहाँ पर आपको क्या भरना है भाई, विलेय भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भर लेना विलेय, क्या भर लेना, विलेय। तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फोर्थ है विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। विलयन जिनके परासरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं भाई, समान होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समपरासरी विलयन। क्या बोलते हैं भाई, समपरासरी विलयन बोलते हैं, समपरासरी। जिनके परासरण दाब समान, समपरासरी। जिनके परासरण दाब असमान, विषम परासरी। जिनके परासरण दाब कम, निम्न परासरी। और जिनके परासरण दाब अधिक, उच्च परासरी। समझ रहे हो ना, मैंने कितनी परिभाषाएं बताई मैंने आपको। मैंने क्या बताया, जिनके परासरण दाब समान, समपरासरी। जिनके परासरण दाब कम, निम्न परासरी। जिनके परासरण दाब अधिक, उच्च परासरी। और जिनके परासरण दाब असमान, वो विषम परासरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यदि विलायक में, पांचवा है हमारा, विलायक में विलेय सामान्य स्थिति में हो तो वन ऑफ गुणांक का मान। यदि विलायक में विलेय सामान्य स्थिति में हो तो वन ऑफ गुणांक का मान हमेशा 1 होता है। ध्यान रखना, वन ऑफ गुणांक का मान दोस्तों हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, 1। एक आदर्श विलयन वह होता है, एक आदर्श विलयन कौन सा होता है भाई, एक आदर्श विलयन मेरे भाई वह होता है, कौन सा होता है, वह होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना राउल्ट नियम। एक आदर्श विलयन वह होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। तो इसमें आप क्या भर लोगे, राउल्ट नियम भर लोगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे क्या हुए, रिक्त स्थान हुए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सत्य असत्य पर।
तो दोस्तों जो सत्ता सत्य है, सत्ता सत्य में हमारा पहला है बिलियन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बिल्कुल, जो बिलियन होता है वो दो पदार्थों का कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, हमारा समांगी मिश्रण होता है। तो पहला ऑब्जेक्ट जो आपका सही है, पहला सही है। बिलियन जो है ना, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि विषमांगी भी होता है, बट इसने समांगी बोला तो समांगी सही है। समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है, इसने समांगी बोला तो समांगी भी सही है। मोल प्रभास ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोल प्रभास एक क्या है? अनुपात है जो मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मोल प्रभास? केवल मोलों की संख्या पर। तो वो ताप से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होगा, ताप से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। तो दूसरा जो है ना आपका गलत है, दूसरा आपका क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ppm 10⁵ भार भाग बिलियन में विलेय के भार भागों की संख्या है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ppm है 10⁶ मतलब 10 लाख के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका जो तीसरा है वो भी गलत है। ठीक है, विलायक में आवाज़शील विलय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? ये सही बात है। तो बिल्कुल है ना, जब आवाज़शील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब जो है ना कम हो जाता है। तो ये सही बात है। क्या है भाई? सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है विलय का अपघटन होने पर प्रायोगिक अणु संख्या गुणधर्म के आंकड़े से गणना करने पर आणविक द्रव्यमान का मान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम आता है क्या? बोलो, सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे दोस्तों हो गए सत्य असत्य। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियों पर, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ियाँ बनाना। ठीक है, तो हमारा पहला है दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलता। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता है किस पर निर्भर करती है? तो हमें पता है 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांक की ग्राम तुल्यांक की संख्या को, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या बोलती है? नॉर्मलता। तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की संख्या तो नहीं दिया, बट आपका तुल्यांक की भार दिया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, तुल्यांक की भार। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा अणु संख्या गुणधर्म। तो ये अणु संख्या गुणधर्म जो है ना भाई, वो किस पे निर्भर करेगा? तो यहाँ से दोस्तों अणु संख्या जो गुणधर्म होता है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ठोस विलयन। कौन सा विलयन भाई? ठोस विलयन। तो ये ठोस विलयन क्या है? ठोस अवस्था में। ठोस विलयन क्या है? ठोस अवस्था में विलयन। तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या है भाई? जो हमारा फोर्थ है क्वथनांक में उन्नयन, वो क्या है? मूलल उन्नयन स्थिरांक। जो क्वथनांक में जो उन्नयन है, इस क्वथनांक में उन्नयन से क्या निकलता है? आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक निकलता है। बिल्कुल निकलता है, क्योंकि जब हम क्वथनांक उन्नयन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने एक परिभाषा आपको केबी की पढ़ाई थी, जो आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक होता है। बोलो क्या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है उत्क्रम परासरण। अब ये उत्क्रम परासरण क्या होता है दोस्तों? जो परासरण के जो विपरीत क्रिया होती है, आपने परासरण पढ़ा है, परासरण पढ़ा है। परासरण क्या होता है? जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख देते हैं तो विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं, क्रिया परासरण कहलाती है। लेकिन जब परासरण का उल्टा हो जाए, मतलब यदि विलयन के अणु विलायक की ओर जाने लगे, तो ये आपका उत्क्रम परासरण होता है। मतलब परासरण का उल्टा उत्क्रम परासरण। ध्यान रखना, परासरण में विलायक के अणु विलयन की ओर जाते हैं, और उत्क्रम जो परासरण होता है, इस उत्क्रम परासरण में विलयन के अणु कहाँ की ओर जाते हैं भाई? वो विलायक की ओर जाते हैं। ठीक है, तो उत्क्रम परासरण से क्या किया जाता है? समुद्र से मीठा जल प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा 5वां है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक एक चीज़ समझा के आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को आपको समझना भी है अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अब हमारे एक शब्द में आंसर है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर है। तो हमारा जो पहला है, इसका पहला जो है ना वो हमारा क्या है? देखो हमसे बोला है विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर वो विलयन क्या कहलाता है? तो आपको पता है विलयन में यदि विलय की मात्रा कम है तो वो तनु विलयन होता है, और यदि विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा है तो वो सांद्र विलयन होता है, और विलयन में विलय की मात्रा और अधिक ना मिलाएं तो वो आपका संतृप्त विलयन है। ठीक है, और अधिक मिला दें तो वो असंतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है? असंतृप्त विलयन। तो विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता भाई? आपका क्या कहलाता? तनु विलयन। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका तनु विलयन होगा। क्या होगा भाई?
तनु विलयन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, लिखते जाना है आप अपनी कॉपी में, समझते जाना है। वीडियो को आप देख लेंगे तो एक बार पूरा समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। तो आप जानते हो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। क्या कहते हैं भाई, मोलरता। तो सेकंड वाले का जो हमारा सही आंसर है वो आपका क्या है, मोलरता है। क्या है भाई, मोलरता। आप लिख लेना ये मोलरता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात कर लो, अगले पे बात कर लो। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है ना, विलयन। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, थोड़ी सी दोस्तों कभी कभी हल्की सी प्रॉब्लम चली जाती है। ठीक है, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो हमारा है नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विलयन के निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर गुण क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है जो विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। तो हमारा तीसरे का जो सही आंसर क्या होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है ना भाई, अणु संख्या गुणधर्म, आप पूरा लिख लेना, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में आवासशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है। क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है, तो आप दोस्तों जानते हो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका जो सही आंसर क्या होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। आपको पता है ना, जब 1 मोल विलयन के लिए होने वाली क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और 1 मोल विलयन के लिए हेमांक में होने वाली जो कमी अगर आ जाए तो आप क्या बोलोगे उसको, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलोगे उसको, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, चलो अगला है प्रायोगिक गुणधर्म के आंकड़े से गणना द्वारा प्राप्त सामान्य आणविक द्रव्यमान से प्राप्त भिन्न आणविक द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। देखो आपसे पहले समझो, प्रायोगिक गुणधर्म के आंकड़ों से गणना द्वारा प्राप्त सामान्य आणविक द्रव्यमान से प्राप्त भिन्न आणविक द्रव्यमान। देखो सामान्य से भिन्न बोल रहे हैं ना, सामान्य से भिन्न है मतलब वो क्या होगा, असामान्य होगा। सामान्य से भिन्न है मतलब वो क्या होगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, चलो 5वां हो गया। नेक्स्ट है विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। जो विलयन है, इस विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, तो आपको पता है कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना। अणु संख्या गुणधर्म तो आप जानते हो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो सही आंसर क्या हो गया, कणों की संख्या। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है ना, चैप्टर नंबर 2 के जो ऑब्जेक्ट है, जो सभी टोटल ऑब्जेक्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, केवल 25 ऑब्जेक्ट है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं और अगले चैप्टर को देखते हैं, थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जो है ना हम चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। और चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा दोस्तों पहला ऑब्जेक्ट है, इसका जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा विशिष्ट चालकता की इकाई है। दोस्तों आप जानते हो जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता जिसको हम के से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्लियर हुआ मेरे भाई। चलो आगे, हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है, ना कि हीरा, ना कि सिलिकॉन, ना कि कार्बन। सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट। किसका, विद्युत का। ठीक है, इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है आणविक चालकता का सूत्र। तो दोस्तों आणविक चालकता का सूत्र जो है ना वो होता है लैम्डा एम बराबर के इंटू भी होता है। तो देखो ये लैम्डा एम बराबर के इंटू एन है, ये नहीं हो सकता। ये आपका लैम्डा एम बराबर के इंटू भी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका लैम्डा एम जो है ये बराबर क्या है, के इंटू भी। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो ये है आपका लैम्डा एम बराबर क्या होता है, के इंटू भी होता है। के इंटू क्या होता है, भी होता है। बट इसमें आपको दिख रहा होगा के भी इस टाइप का लिखा है, तो ये आयतन के लिए है ना, आयतन के लिए चालकता है, इसलिए यहाँ पर के भी दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, के भी इंटू भी, मतलब ये आपका जो है ना सही आंसर। के इंटू भी से आप याद रखना तो आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
आपका नेक्स्ट है जो है ना वो है क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में भाई, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त करता है। तो देखो आपका जो जल है, क्या है जल, ये इसका यदि अपघटन करेंगे तो आपका क्या होता है H+ और OH-, यही होता है ना। तो H+ और OH-, तो जो H है, H आपस में मिलकर क्या बना देगा, H2 बना लेगा, क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। और H आपका क्या है, प्लस, और आपको पता है दोस्तों कैथोड पर प्लस जो है ना एक्टिव होता है, एनोड पर माइनस वाला होता है और कैथोड पर कौन होता है, प्लस वाला। तो H आपका क्या है, प्लस, तो H आपका क्या बनाएगा, H2, क्या बनाएगा, H2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब जब लेड मतलब जो सीसा संचायक की जो बैटरी होती है वो अनावेशित होती है। देखो आपको बता देते हैं, जो सीसा संचायक सेल होता है या सीसा संचायक बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसने बोला है कि जब ये बैटरी अनावेशित होगी, मतलब ये डिस्चार्ज होगी, तो क्या होगा, तो जब डिस्चार्ज होगी मेरे भाई तो इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वो खर्च होगा, क्या होगा, खर्च होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, संक्षारण। नेक्स्ट है सेल स्थिरांक है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो सेल स्थिरांक है इसको हम G से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, G से। और G का सूत्र क्या होता है, जो G होता है इसका सूत्र होता है L/A, क्या होता है, L/A। तो इसमें L/A कहाँ दिख रहा है, तो इसमें दोस्तों जो हमें L/A है ये दिख रहा है, L/A, L/A, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि प्रबलतम अपचायक है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि प्रबलतम अपचायक कौन है, प्रबल अपचायक, एक सेकंड दोस्तों, जो यहाँ पर इसको ऊपर करता हूँ, इसमें प्रबल अपचायक बोल रहा है। तो दोस्तों जो मूल परमाणु यहाँ पर देखो आपको ये Cl- दिख रहा है, ये Cl3+ दिख रहा है, ये दिख रहा है Mn2+। तो यहाँ पर दोस्तों जो मूल परमाणु होता है, कौन सा परमाणु होता है, जो मूल परमाणु जिस पर ना प्लस हो ना माइनस हो, जो मूल परमाणु होता है वो प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ पर जो Cr है वो प्रबल अपचायक है। तो ये हमारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो सही विकल्प थे कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिक्त स्थान पर। दोस्तों किस पर बात कर रहे हैं दोस्तों, रिक्त स्थान पर। तो दोस्तों अब हमारे रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में हमारा पहला रिक्त स्थान जो है ना हमसे ये कह रहा है कि चालकता खाली स्थान का व्युत्क्रम है। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चालकता है ना मेरे भाई वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की इकाई। तो जो विशिष्ट चालकता है इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ो। एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है, तो आपका कितना होता है 96,500, 96,500 इसमें हो जाएगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम दोस्तों बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। बहुत सिंपल है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बोल देंगे। ठीक है ना, चलो एसिटिक अम्ल एक खाली स्थान विद्युत अपघट्ट है। तो एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल, यहाँ पर क्या जाएगा, दुर्बल आ जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर। जो विलयन होते हैं ना मेरे भाई, जो विलयन होते हैं ना, इन विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो विलयन का प्रतिरोध मेरे भाई ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, कम हो जाता है। नेक्स्ट है कोलराज के नियम को व्यक्त करने वाला समीकरण। कोलराज के नियम को कौन सा समीकरण जो है ना व्यक्त करता है, तो आप जानते हैं कोलराज नियम क्या होता है, लैम्डा m इन्फिनिटी बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, कोलराज का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण। बहुत सब अच्छे से, ये आपने अगर डीपली हमारा ये जो यूनिट देखा है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट है तनुता बढ़ाने पर खाली स्थान चालकता घटती है। कौन सी चालकता घटती है, तनुता बढ़ाने पर। तो आपको ध्यान रखना है जो विशिष्ट चालकता है, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है वो आपकी घट जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट है
कैथोड पर होने वाली क्रिया, तो आप जानते हो दोस्तों कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो कैथोड पर अपचयन, और यदि आपसे एनोड का पूछ ले तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर किया है तो। ठीक है दोस्तों, चलो तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सत्य असत्य पर। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, तो हम सत्य असत्य पे बात कर लेंगे दोस्तों कि सत्य असत्य क्या है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इनको, जो ज़रूरत है जिनको समझाने की मैं उनको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आणविक चालकता तनुकरण पर कम हो जाता है। क्या सही बात है? तो आणविक चालकता या मोलर चालकता तनुकरण पर कम नहीं होता, तनुकरण पर ये बढ़ता है। तो ये बढ़ता है, सही बात है, क्या है, बढ़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट के आयनों की आयनिक चालकता का मान निश्चित होता है क्या, बिल्कुल सही होता है, निश्चित है। ताप वृद्धि पर विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाता है, तो बिल्कुल आपका जो है ना असत्य रहेगा। विद्युत अपघटनी सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल असत्य है, नहीं किया जा सकता। विद्युत अपघटनी क्रिया में विद्युत अपघट के आयन पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल। विद्युत अपघटनी क्रिया में क्या हो जाता है, विद्युत अपघटनी क्रिया वही होती है जिसमें धनायन और ऋणायन जो है ना अलग अलग हो जाएं। तो ये आपका हो चुका है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारी क्या है, सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों को मिलाना है। तो पहली हमारी क्या है, विशिष्ट चालकता। क्या है दोस्तों, विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट चालकता किससे मैच कर रही है वो आपको देखना है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक जो है ना, इसका सूत्र क्या होता है, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका दूसरा हो गया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो है ना वो क्या है, उसको आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य होता है। तो ये आपका थर्ड हो गया। तुल्यांक की चालकता, यहाँ पर दोस्तों मात्रा की दिए हैं। तुल्यांक की चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विलिब्रियम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो गया। क्या हो गया भाई, फोर्थ हो गया। विशिष्ट चालकता, यहाँ पर आप बोला है विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर ओम इंटू सेंटीमीटर हो गया। कुचालक, विद्युत प्रवाहित नहीं होती, ये आपका हो गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, फैराडे 96,500, 7 सही है। ईंधन सेल, अब बचा क्या है, अधिकतम दक्षता। ईंधन सेल से हमें क्या है, अधिकतम दक्षता मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ियां हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे ये जो 3 यूनिट है, इनके इतने ऑब्जेक्ट आप यदि तैयार कर लेते हो तो आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हमसे आपसे पूछा गया है कि औसत अभिक्रिया का दर की सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, जो औसत अभिक्रिया की दर होती है वो अभिक्रिया की दर के समान ही होती है, अभिक्रिया की दर के समान ही होती है। तो यहाँ पर जैसे अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके जो 2 आंसर दिख रहे हैं दोनों सही होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बट दोस्तों आपको जब औसत के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे दोस्तों, आपसे औसत के बारे में पूछे, तो आपको आंसर ये लगाना है, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल टी आपको ये लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्लियर हो चुका है। आणविकता का संभव मान, आणविकता का संभव मान नहीं है। आणविकता का संभव मान क्या नहीं है, तो दोस्तों जो आणविकता होती है कभी भी वो आपकी बटे में नहीं होती, कभी भी बटे में नहीं होती। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट कभी भी बटे में नहीं होती। नेक्स्ट है आपका H2Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम दोस्तों समझ पा रहे हैं कि जो आपका H2 है वो गैस है, Cl2 है वो गैस है, और HCl है वो भी क्या है, गैस है। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो गैस से गैस में गया है, यहाँ पर सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, जो अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ये हो जाता है। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं, क्योंकि गैस था, गैस बना, मतलब यहाँ पर कोटि क्या है, शून्य है। क्या है मेरे भाई, शून्य है। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। ठीक है, अगला है हमारा पाँचवा है दर नियतांक, मतलब प्रथम कोटि की इकाई क्या है। तो प्रथम कोटि की इकाई क्या है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, प्रथम कोटि की जो इकाई है दोस्तों हमारी वो क्या है, सेकंड इनवर्स। क्या है दोस्तों, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों
तो दोस्तों अब हम रिक्त स्थानों पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला है एथिल एसीटेट, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। मतलब यहाँ पर दोस्तों एथिल एसीटेट का अपघटन कराएंगे तो यह एक कौन सी कोटि की अभिक्रिया। देखो मैं आपको एथिल एसीटेट के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एथिल एसीटेट होता है एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ एथिल एसीटेट क्या होता है हमारा CH3COO2H5 ये होता है। इसका हमें जल अपघटन मतलब H2O से क्रिया करानी है, ठीक है। तो H2O का क्या होता है H और ये OH, ठीक है। तो H इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा CH3COOH, और जो OH है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5OH, मतलब एल्कोहल। एक सेकंड दोस्तों, मतलब ये है ना एल्कोहल और हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है वो हमें निकालना है। तो देखो दोस्तों एल्कोहल है ना वो आपका लिक्विड है, क्या है लिक्विड है। यहाँ से ये भी आपका क्या है लिक्विड है, ठीक है। ये भी जल भी आपका क्या है लिक्विड है, ठीक है। और ये जो है ना आपका क्या होता है गैस होता है, क्या होता है गैस होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो केवल गैस द्रव में गया, केवल गैस द्रव में गया। देखो ये लिक्विड था तो ये भी लिक्विड है, ये लिक्विड था तो ये भी लिक्विड है, ठीक है। केवल ये वाला जो है ना एक अभिकारक इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ, इसलिए आपकी जो कोटि है ना वो क्या आ जाएगी प्रथम कोटि आ जाएगी। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहला जो है ना पहले का जो आंसर, एक सेकंड दोस्तों, जो आपको पहला दिख रहा है इस पहले का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रथम कोटि, क्या हो जाएगा प्रथम कोटि, ठीक है। नेक्स्ट है अणु संख्या सदैव पूर्णांक में होती है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा पूर्णांक आ जाएगा, क्या जाएगा मेरे भाई पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक मोल अभिकारक को उत्तेजित करने के लिए, एक मोल अभिकारक को हमें उत्तेजित करना है तो हमें खाली स्थान फोटोन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 मोल फोटोन की। देखो 1 मोल अभिकारक को उत्तेजित करना है तो 1 मोल फोटोन की आवश्यकता होगी ना, तो 1 मोल फोटोन हो गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड इनवर्स किसकी इकाई है, तो सेकंड इनवर्स किसकी इकाई दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर हो चुका है। चलो नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम जल्दी स्पीड से कर रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या बोलते हैं मेरे भाई आणविकता बोलते हैं, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की कुल संख्या आणविकता कहलाती है, तो ये आणविकता हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रियाएं जो है ना, तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻⁻12 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आर्हीनियस समीकरण, तो आर्हीनियस समीकरण आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप देख लो एक बार लिख लो, है ना। क्या होता है K बराबर E⁻⁻⁸ ये आपका आर्हीनियस समीकरण होता है। क्लियर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला दोस्तों अब सत्ता है हमारा पहला, और पहला सत्ता हमारा क्या है औसत दर व तात्क्षणिक दर के मान बराबर होते हैं। तो मेरे भाई औसत दर और तात्क्षणिक मान लगभग बराबर तो होती है, लेकिन इनके मान लगभग कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है, तो ये बराबर नहीं होते। अभिक्रिया की कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल दोस्तों नहीं की जा सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो है ना समीकरण द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो प्रायोगिक पद है, प्रयोग करके ही हम इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो बिल्कुल मेरे भाई ये सत्य है, क्योंकि अभी किसी अभिकारक को सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही तो संक्रियण ऊर्जा होती है, तो ये सही है। अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करती है, बिल्कुल सत्य। अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। नेक्स्ट है आर्हीनियस समीकरण वेग नियतांक व ताप में संबंध बताता है, बिल्कुल। आर्हीनियस समीकरण जो है ना वेग नियतांक मतलब आपका क्या होता है, ये हमारा होता है K, देखो ये लिखा है क्या है ये, तो ये हमारा क्या करता है वेग स्थिरांक मतलब जो आपका K, और जो है ना ताप यहाँ पर भी है, देखो ताप यहाँ पर भी है T, है ना। एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो ताप भी है इसमें और वेग स्थिरांक भी, मतलब दोनों में संबंध बताता, मतलब ये भी हमारा क्या है सही है, ठीक है। तो एक बार आपके इनके सही आंसर आप टिक कर लें, एक बार जल्दी कर लें टिक। ये आपका जो है ना असत्य है, ये वाला असत्य है, ठीक है। तीसरा वाला आपका सत्य है,
चौथा वाला सत्य है और पांचवा वाला क्या है, सत्य है। तो दोस्तों इतने ऑब्जेक्ट है ना आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इतने ऑब्जेक्ट यदि तैयार आप करके जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।